मैं आज आपके साथ एक ऐसी कहानी शेयर करना चाहता हूं जो मुझे पिछले कई महीनों से परेशान कर रही है। ये कहानी मेरे दोस्त भूपेन के बारे में है। भूपेन वाराणसी में एक ऑटो ड्राइवर था जो अपनी ईमानदारी और मस्त मौला मिजाज के लिए पूरे बनारस में मशहूर था। लेकिन भूपेन सिर्फ एक आम ऑटो ड्राइवर नहीं था, बल्कि एक पढ़ा लिखा और समझदार इंसान था। नौकरी ना मिलने पर उसने ऑटो चलाना शुरू किया, लेकिन इस काम में भी उसकी शिद्दत और ईमानदारी साफ दिखाई देती थी। भूपेन हमारे इलाके का एक मशहूर स्विमर भी था, एक ऐसा इंसान जिसे हर कोई इज्जत से देखता था। लेकिन एक भयानक रात के बाद भूपेन के व्यवहार में अजीब बदलाव आने लगे। उस रात ने उसके चेहरे की मुस्कान छीन ली और मुझे पूरा यकीन है वही रात उसकी मौत की असली वजह बनी। ये नवंबर के आखिरी दिनों की बात है। वाराणसी की सड़कें शांत और सुनसान सन्नाटे में लिपटी हुई थीं। कभी कभार ये सन्नाटा मंदिर की घंटी या घाट से आने वाले भजन की मधुर शोर से टूट जाता था। भूपेन अपना दिन का काम खत्म करके घर लौट रहा था। तभी बनारस की सबसे मशहूर गली गोदावलिया के पास एक कस्टमर ने उसे रोका। भूपेन ने बताया था कि वो आदमी लगभग 50-55 साल की उम्र का लग रहा था। उसने सफेद कुर्ता पहना हुआ था और एक फटा पुराना शॉल अपने मुंह के आसपास लपेटा हुआ था। रात काफी गहरी थी, इसलिए भूपेन उसका चेहरा ठीक से देख नहीं पाया। लेकिन एक बात जो उसने नोटिस की वो थी उसके लंबे और मिट्टी से भरे नाखून और उसके हाथ जो बिल्कुल बर्फ जितने ठंडे थे। उस आदमी ने भूपेन से कहा कि उसे 80 घाट पर छोड़ दे। भूपेन को लगा कि शायद वो कोई गरीब इंसान है जो रात के समय मदद मांग रहा है। भूपेन ने इस बारे में ज्यादा नहीं सोचा और उस आदमी को अपनी ऑटो में बिठा लिया। पूरे रास्ते उस आदमी ने एक शब्द तक नहीं बोला। लेकिन जब भूपेन 80 घाट पर पहुंचा और किराया लेने के लिए पीछे मुड़ा तो उसने देखा कि ऑटो की सीट पर कोई था ही नहीं। वो कस्टमर वहां से गायब हो चुका था। भूपेन तुरंत ऑटो से उतरकर चारों तरफ देखने लगा, लेकिन आसपास कोई भी नजर नहीं आया। जब वो वापस ऑटो में बैठने गया तो उसने देखा कि सीट पर एक कीचड़ से सना हुआ पुराना सिक्का पड़ा था। वो सिक्का कोई आम सिक्का नहीं लग रहा था, साइज में छोटा और जैसे किसी पुरानी सभ्यता का हो। उसने तुरंत अपनी ऑटो मोड़ ली और हनुमान चालीसा पढ़ते हुए घर की तरफ निकल पड़ा। अगले दिन भूपेन ने मुझे वो सिक्का दिखाया और मजाक करते हुए बोला, कल रात एक भूत को अपनी रिक्शा में बिठाकर घाट छोड़कर आया हूं, लेकिन भूत किराया नहीं देते, वो बस मुझे ये पुराना सिक्का दे गए। ये बोलकर वो जोर जोर से हंसने लगा और मैंने भी पहले इस बात को हंसी में उड़ा दिया। लेकिन सिक्के में कुछ तो बात थी जो मुझे अंदर ही अंदर परेशान कर रही थी। सिक्के पर कुछ अजीब निशान बने हुए थे, जैसे कोई पुरानी स्क्रिप्ट या सिंबल्स हों। वहीं से चीजें खराब होनी शुरू हुईं। भूपेन को उस रात के बाद से अजीब अजीब आवाजें सुनाई देने लगीं। उसने बताया कि अगले कुछ दिनों में जब भी वो घाटों के पास से गुजरता उसको एक ही जानी पहचानी शक्ल दिखाई देती, सफेद कुर्ता और शॉल ओढ़े वही कस्टमर। लेकिन जैसे ही भूपेन उसके पास जाने की कोशिश करता वो शख्स धुएं की तरह गायब हो जाता। रात के समय भूपेन को अपनी ऑटो की सीट के पीछे से फुसफुसाने की आवाज सुनाई देने लगी, जैसे कोई उसका नाम पुकारता हो। शुरू में भूपेन ने सोचा कि यह सिर्फ उसकी इमेजिनेशन है, लेकिन धीरे धीरे ये आवाजें और तेज और साफ सुनाई देने लगीं। ये सब देखकर भूपेन बेचैन हो गया। उसका ध्यान अपनी रोजमर्रा की जिंदगी से हटने लगा। फिर एक दिन उसने मुझे अपने सपनों के बारे में बताया। वो सपने और भी ज्यादा डरावने थे। उसने कहा, मैं अक्सर देखता हूं कि वही आदमी गंगा के बीच पानी में खड़ा है, आधा डूबा हुआ, मुझे घूर रहा है। वो मेरा नाम लेकर मुझे अपनी तरफ बुला रहा है।
भूपेन ने कई बार मुझे कहा था उसे रात से बहुत डर लगने लगा था। जैसे ही सूरज ढलता उसे वही आदमी हर जगह दिखाई देता, गंगा के बीच पानी में आधा डूबा हुआ, उसकी तरफ धीरे धीरे बढ़ता हुआ। वो शख्स भूपेन का नाम लेकर उसे अपने पास खींचने की कोशिश करता था, जैसे उसे अपने पास बुलाना चाहता हो। मैंने नोटिस किया कि भूपेन दिन ब दिन बदल रहा था। उसने ठीक से खाना पीना भी छोड़ दिया था और उसका वजन तेजी से कम हो रहा था। सबसे अजीब बात थी कि वो अब अक्सर घंटों तक गंगा के किनारे बैठा रहता और शकुन अपशकुन के बारे में बड़बड़ाता रहता। एक दिन उसने मुझसे पूछा, रमेश, क्या तुम संकेतों पर विश्वास करते हो? मुझे लगता है जैसे पानी मुझे बुला रहा है। उसकी बातें मुझे बहुत अजीब लगीं और मैंने उसकी बातों को मजाक में टाल दिया। लेकिन भूपेन किसी और ही दुनिया में खोया हुआ था। उसका चेहरा एक अजीब सी उदासी और परेशानी से भर गया था। धीरे धीरे भूपेन सबसे अलग और अकेले रहने लगा। अब वो लोगों से बात करना तो दूर, मुझसे मिलना जुलना भी बंद कर दिया था। आखिरी बार मैं उसके गायब होने से 1 हफ्ते पहले मिला था। उसने मुझे बताया कि उसने रात के समय सड़क पर एक काली परछाई को अपना पीछा करते हुए देखा। वो कोई इंसान नहीं है, उसने कहा। वो ऐसे चल रहा था जैसे खुद एक धुंध हो। उसने ये भी कहा कि उसे ऐसा महसूस हो रहा था कि वो आत्मा उसका इंतजार कर रही थी। उसने बोला कि उसे बहुत डर लग रहा था कि कहीं वो उसे अपने साथ लेकर न चली जाए। उसकी आंखें डर और टेंशन के मारे खोखली हो गई थीं और उसका शरीर बिल्कुल सूख गया था। उसकी आवाज कांप रही थी। मैंने उसे कुछ समय के लिए घर पर रेस्ट करने और अपने आप को थोड़ा संभालने को कहा, लेकिन उसने मेरी बात नहीं सुनी। कुछ दिनों बाद भूपेन गायब हो गया। वो एक दिन सुबह अपने काम के लिए निकला था, पर लौटकर घर नहीं आया। उसकी फैमिली, जो उसकी तबीयत को लेकर पहले ही बहुत परेशान थी, उन्होंने पुलिस स्टेशन में भूपेन के गायब होने की रिपोर्ट लिखवाई। पुलिस ने अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू की और 4 दिन बाद भूपेन की लाश उन्हें वाराणसी से लगभग 50 किलोमीटर दूर चुनार के पास गंगा घाट के किनारे मिली। उन्होंने उसकी मौत को एक एक्सीडेंट बताया और दावा किया कि उसकी मौत नदी में गिरकर डूबने के कारण हुई थी। लेकिन उसके परिवार ने इस पर विश्वास करने से इनकार कर दिया, क्योंकि भूपेन कोई आम स्विमर नहीं था, बल्कि वो स्टेट लेवल का स्विमर था। वो आसानी से खुद को डूबने से बचा सकता था। उसकी मौत डूबकर नहीं हो सकती थी। यह बिल्कुल साफ था कि वो डूबकर नहीं, बल्कि किसी ने उसे नदी में डुबोकर मारा था। मैं खुद पुलिस स्टेशन गया और रिपोर्ट देखी। पुलिस ने कहा कि भूपेन के शरीर पर किसी भी प्रकार के संघर्ष के निशान नहीं थे। बस उसके पैरों पर कुछ ऐसे निशान मिले जो किसी के नाखूनों के थे। भूपेन का परिवार उसकी मौत की वजह से बिल्कुल टूट चुकी थी, तबाह हो चुकी थी। लेकिन कोई भी उन फुसाहट, उन अजीब सपनों या उसके पीछे आने वाली साये के बारे में बात करना नहीं चाहता था, सिवाय मेरे। मुझे पता है अपने आखिरी के दिनों में भूपेन ने क्या देखा। वो किसी भयानक चीज के कब्जे में था। किसी ऐसी बुरी शक्ति के गिरफ्त में आ चुका था जो उसे नदी की ओर लेकर गई। उसे पानी की ओर किसी ऐसे शक्तिशाली चीज ने खींचा होगा जिसका वो सामना नहीं कर पाया। मेरा मानना है कि ये सब उस कस्टमर के साथ शुरू हुआ। मुझे नहीं पता कि भूपेन ने कुछ गलती की थी या उसे चुना गया था, लेकिन एक बात तो पक्की है, जो भी था उसी ने भूपेन की जान ली। मैं इसे साबित नहीं कर सकता, लेकिन अपने दिल का बोझ हल्का करने के लिए आपसे ये सब शेयर करना जरूरी था। शायद कोई सुनने वाला समझ सके कि असल में भूपेन के साथ
क्या हुआ था? शुक्रिया मुझे सुनने के लिए, रमेश। मेरा नेबर उन वानाबी यूट्यूब स्टार्स में से है जो हर दिन कोई नया स्टूपिड सा स्टंट ट्राई करता रहता है। कभी तो गटर से पानी निकाल के लोगों पे फेंकना प्रैंक बोलकर, तो कभी चलती कार से बाहर झुककर डांस करते हुए वीडियो शूट करना, और कभी तो देर रात तक अपनी अपार्टमेंट में गेम स्ट्रीम करना, गालियों और तेज गानों के साथ। सच बोलूं तो उसकी बकवास देख देख के मैं थक चुका था। वायरल फेम के चक्कर में बंदा अपनी जान भी दे देगा, बट टैलेंट की जगह जीरो। तो जब एक दिन वो मेरा दरवाजा खटखटा के बोला कि वो कुछ हफ्तों के लिए बाहर जा रहा है और क्या मैं उसके लिए कोई सामान आए तो उसे अपने पास रख सकता हूं, यार मुझे एक्चुअल में रिलीफ मिला। दिल के अंदर एक अजीब सा सुकून आ गया। कम से कम कुछ दिन के लिए उसके सर्कस वाले स्टंट्स नहीं देखने पड़ेंगे और मुझे कुछ रात अच्छी नींद आएगी। पहले 2-3 दिन सब नॉर्मल चला। 2-4 बिल्स आए, थोड़े स्पैम मेल्स, एक कार्ड जैसा कुछ, शायद बर्थडे कार्ड होगा। फिर एक शाम में घर आया तो देखा उसके दरवाजे के सामने एक बड़ा सा कार्डबोर्ड बॉक्स रखा था। रेड मार्कर से ऊपर लिखा था रिटर्न टू सेंडर। वैसे तो मैं वर्कआउट करता रहता हूं और कोई इतना वीक भी नहीं हूं, बट ये बॉक्स उठाते वक्त मेरी हालत पतली हो गई। इतना हैवी बॉक्स मैंने लाइफ में शायद ही उठाया हो। बॉक्स को उठा के अपने दरवाजे तक लाना ही मुश्किल हो गया, और उसके बाद बॉक्स को स्टेयर्स चढ़ा के फ्रंट डोर से अंदर ले जाना तो इम्पॉसिबल ही लग रहा था। इसलिए मैंने सोचा कि नीचे वाले खाली कमरे में ही रख देता हूं, जो अक्सर मैं गैराज की तरह यूज किया करता था। गैराज का डोर भाई एक अलग ही परेशानी थी मेरे लिए। यह दरवाजा तभी खुलता है जब उसे थोड़ा जोर से झटका आ जाए या 1-2 कसकर लात पड़े। मैंने अब भी वही किया। मुझे पता है, मुझे बॉक्स नीचे रखकर दरवाजा खोलना चाहिए था, बट बॉक्स को किसी हालत में उठा मैंने लिया था और ग्रिप भी ठीक ठाक ही थी, तो नीचे ना रखकर ऐसे ही दरवाजा खोलने की कोशिश की मैंने। तीसरी किक पे ग्रिप गई, बॉक्स जमीन पर धड़ाम से गिरा और अंदर से हल्की सी क्रैक की आवाज आई। शिट यार, थोड़ा गिल्ट को हुआ कि शायद अंदर कुछ टूटा होगा। यही होप कर रहा था कि अंदर कुछ इंपॉर्टेंट ना हो। फिर सोचा चलो ठीक है, उस बंदे को क्या बताना, वो समझ लेगा कि शिपिंग में ही टूट गया होगा। हाथ फाइनली फ्री हुए तो गैराज का स्टक डोर खोलना पॉसिबल हुआ। दरवाजा अपने यूजुअल तरीके से आवाज करते हुए खुला, जैसे मानो कितने सालों का जंग पड़ा हुआ है। मैंने बॉक्स को कॉर्नर में घसीट के रख दिया। सोचा जब मेरा नेबर लौट के आएगा तब दे दूंगा। और फिर मैं उस बॉक्स के बारे में पूरी तरह भूल ही गया, कुछ दिन के लिए एटलीस्ट। मुझे याद भी नहीं कि वो स्मेल पहली बार घर के अंदर आने कब लगी। गैराज डोर के नीचे से एक हल्की सी पर गंदी सी बू आती रही। शुरू में तो मैं जेन्युइनली समझ रहा था कि कोई चूहा मर गया हो, कुछ दिन में स्मेल आना बंद हो जाएगा। पर स्मेल फेड होने की जगह और स्ट्रांग होने लगी। तब मुझे समझ आया कि कुछ गड़बड़ है। गैराज का डोर जैसे ही खोला, स्मेल की वजह से सही में मैंने 1-2 कदम पीछे ले लिए। स्मेल आ कहां से रही थी वो पता लगाना मुश्किल नहीं था। गैराज में एक ही तो नई चीज थी, वो बॉक्स। पहली थॉट यही आई कि शायद कोई स्नैक्स एंड स्वीट्स सब्सक्रिप्शन बॉक्स होगा, खाने का सामान बेसिकली। स्वीट्स फ्रिज से बाहर पड़ी रहे तो ऐसी बू आती है, बट इतना बड़ा और इतना हैवी बॉक्स, पूरा दुकान ही पार्सल कर दिया था क्या? नाक पर हाथ रखते हुए मैं बॉक्स के पास गया, हाथ में सिजर्स लिए। सच बोलूं तो बॉक्स ओपन करने के लिए सिजर्स की जरूरत भी नहीं थी। नीचे से पूरा गीला और सॉगी सा हो गया था वो बॉक्स, उंगलियों से भी पोक हो जाता। बट मैं अपनी उंगली को सड़ी हुई मिठाइयों में नहीं डालना चाहता था, और नीचे के हिस्से के सॉगी हो जाने से बॉक्स को ड्रैग करके भी बाहर नहीं ले आ सकता हूं, नहीं तो सब कुछ जमीन पर फैल जाता। मुझे सड़ी हुई चीजों को एक एक करके गार्बेज बैग में भरकर डंपस्टर तक ले जाना पड़ता, और इतनी मेहनत मुझसे होती भी नहीं। सीजर्स से टेप कटते ही मुझे लगा स्मेल इससे ज्यादा क्या बिगड़ेगी, पर जैसे ही मैंने फ्लैप्स खोले, भाई इतना डिस्गस्टिंग स्मेल था कि मैं लिटरली पीछे गिर गया
उल्टी तक आ गई थी, बस मुश्किल से रोक पाया। मैं तुरंत बाहर भागा फ्रेश एयर के लिए, पर गराज में जो कुछ सेकंड्स में था उन्हीं में स्मेल मेरे कपड़ों, मेरे स्किन, मेरे सांस सब में चिपक चुका था। एयर फ्रेशनर्स, फेस मास्क और फिर 3 बार शावर लेने के बाद भी कुछ काम नहीं आया। जब तक वो बॉक्स ओपन पड़ा था, स्मेल मेरे घर के हर कोने तक जा रही थी। अब मुझे समझ आ गया, ये टॉर्चर रोकना पड़ेगा, मैं इससे भाग नहीं सकता हूं। मैं वापस गराज में गया। बॉक्स के फ्लैप्स अभी भी खुले हुए थे। मैं पूरी तैयारी के साथ आया था, नाक पर 3 लेयर कपड़ों के, एक हाथ में गार्बेज बैग, दूसरे में सबसे स्ट्रॉन्ग क्लीनर और लंबी रबर ग्लव्स, ताकि कुछ भी डायरेक्ट स्किन को टच न करे। पर पता चला मुझे इनमें से कुछ भी चाहिए नहीं था। मुझे बॉक्स का कुछ साफ नहीं करना था, बस उस रात के बाद आने वाले नाइटमेयर्स को झेलने थे। बॉक्स में मिठाइयां नहीं, मांस थी, पर वो किसी जानवर का मीट नहीं था, वो मेरा नेबर था। मैंने तुरंत पुलिस को कॉल किया। किसी के गैराज में डेड बॉडी मिले तो पहला सस्पेक्ट कौन होता? ऑब्वियसली द ओनर। पर कुछ देर बाद उन्हें समझ आ गया कि मैं इन्वॉल्व नहीं हूं। हाँ, मेरा फिंगरप्रिंट बॉक्स पर था, स्मेल मेरे घर के हर कोने तक फैल गई थी, डेड बॉडी मेरे ही गैराज से मिली, बट एक चीज थी जो मेरी इनोसेंस प्रूव करती थी। लाश के हाथ में एक व्लॉगिंग कैमरा। पुलिस ने मुझे फुटेज सिर्फ एक ही बार दिखाया। शायद उन्हें दिखाना अलाउड नहीं था, या शायद उन्हें मुझ पर तरस आ गया हो, पर हां, मैंने वो वीडियो देखी। मेरा नेबर बॉक्स के अंदर बैठा था, शिपिंग फैसिलिटी के बाहर। कैमरा की तरफ हंसकर बोल रहा था कि वो खुद को अपने ही घर पार्सल करेगा। उसने बॉटल्स, फूड, एक पिलो और कुछ फ्लैशलाइट साथ रख ली थी। फिर वो उस बड़े से कार्डबोर्ड बॉक्स में बैठ गया। उसका दोस्त, जो उसके हर स्टंट में मदद करता रहता था, बॉक्स का फ्लैप बंद करता है और शायद उसको शिपमेंट के लिए ड्रॉप कर देता है। अगले कुछ घंटों या दिनों में उसने छोटे छोटे क्लिप्स रिकॉर्ड किए। लगता है ट्रक में हूँ। और एक क्लिप में वो बोल रहा है, शायद वेयर हाउस में हूँ, खाना भी काफी है। ओह, नींद हुई नहीं है अच्छे से। ऐसा वीडियो पहले बना नहीं है, यूट्यूब हिल जाएगी। श्श, देखते हैं कब तक पार्सल होता हूं मैं। फिर लास्ट एंट्री आई। क्लिप में दिख रही है वो बॉक्स के अंदर बैठा हुआ है, बॉक्स हिल रही है, फिर बॉक्स गिर गया। झटके में उसकी गर्दन टूट गई और कैमरा तब तक रिकॉर्डिंग करता रहा जब तक मेमोरी भर नहीं गई या बैटरी खत्म नहीं हुई। बस एक चीज है जो मैंने पुलिस को नहीं बताया, वो चीज जो मुझे पूरी जिंदगी सताएगी। गर्दन टूटने के तुरंत बाद वीडियो में एक आवाज आई, एक जानी पहचानी आवाज, एक पुरानी जंग लगी दरवाजा खुलने की। मेरा नाम अर्जुन है और मैं एक सिविल इंजीनियर हूं और मैं बाढ़ के प्रिवेंशन और कंट्रोल प्रोजेक्ट्स पर काम करता हूं। मेरी जिम्मेदारी है लोगों को बाढ़ के खतरों से बचाना और ऐसे सिस्टम्स तैयार करना जो उनकी जिंदगियां और घर दोनों सुरक्षित रख सकें। अपनी ड्यूटी के सिलसिले में मुझे अक्सर उन जगहों पर जाना पड़ता है जो कुदरत की खूबसूरती के लिए मशहूर हैं, लेकिन उनकी खूबसूरती के पीछे एक ऐसा खतरा छुपा होता है जो किसी भी वक्त अपने साथ सब कुछ बहा कर ले जा सकता है। पिछले साल मॉनसून के दौरान मुझे केरला के एक छोटे से गांव में भेजा गया था। यह गांव अपने झीलों और बारिश के मौसम में आने वाली खतरनाक बाढ़ के लिए मशहूर था। मैंने सोचा था कि यह एक और असाइनमेंट होगा, बस एक और काम का हिस्सा, लेकिन जो कुछ वहां देखा वो मेरे साथ हमेशा के लिए रह गया। आज भी जब आंखें बंद करता हूं, वो यादें मुझे सोने नहीं देती। एक तूफानी शाम थी, बहुत बारिश हो रही थी और बादल हर तरफ गरज रहे थे।
पूरा दिन कैनाल्स के फ्लड बैरियर्स का इंस्पेक्शन करते बीत गया। काम थकाने वाला था, लेकिन जरूरी भी, क्योंकि गांव वालों की जिंदगी और मौत का सवाल था। जब हमारा काम खत्म हुआ तब तक सूरज डूब चुका था। बारिश के बड़े बड़े बूंदें ऐसे लग रहे थे जैसे किसी ने बाल्टी भर पानी उड़ेल दिया हो। मैं अपने लॉज वापस जाने के लिए तैयार हो रहा था। बहुत देर हो गई थी, इसलिए मैंने सोचा शॉर्टकट लेना ज्यादा बेहतर होगा, और मैंने वो रास्ता चुना जो बैकवाटर्स के बीच से होकर गुजर रहा था। उस वक्त मैंने नहीं सोचा था कि यह फैसला मुझ पर भारी पड़ जाएगा, लेकिन वो एक शॉर्टकट नहीं बल्कि एक श्रापित सफर की शुरुआत थी जो मुझे आज तक उस रात के खौफनाक पलों में वापस खींच लेता है। शुरू में सब कुछ ठीक था। रास्ता पतला और कीचड़ भरा था, लेकिन चलने लायक था। बारिश की बूंदें पेड़ों और पत्तियों से टकरा रही थीं, एक अजीब सी रिदम के साथ। लेकिन धीरे धीरे मुझे लगने लगा कि हवा कुछ ज्यादा ही भारी है, जैसे वो अपने साथ कोई अनजानी सी ताकत लेकर चल रही हो। हर कदम के साथ मुझे अजीब सा महसूस हो रहा था, जैसे कोई मुझे देख रहा हो। मैं अपने मन को समझाने की कोशिश कर रहा था कि ये सब बस मेरी थकान और इमेजिनेशन का खेल है, लेकिन फिर भी दिल के कोने में एक अजीब सी घबराहट थी। कुछ दूर चलने के बाद मुझे कुछ अजीब सा नजर आया। रास्ते के दोनों तरफ कुछ दिए चमक रहे थे। बारिश की बूंदें उन दियों के ऊपर गिर रही थीं, लेकिन फिर भी दिए का उजाला कम नहीं हुआ। मुझे पहले लगा कि शायद ये किसी लोकल फेस्टिवल का हिस्सा होगा। केरला के गांव में अक्सर छोटी छोटी रस्में होती हैं और शायद ये भी उनमें से एक हो, लेकिन एक अजीब बात थी, वहां ऐसा कुछ दिख नहीं रहा था। सिर्फ एक गहरी खामोशी थी जो बारिश की आवाज के बावजूद भी महसूस हो रही थी। जैसे जैसे मैं आगे बढ़ा, मुझे कुछ और अजीब दिखने लगा। वो दिए सिर्फ उसी जगह पर नहीं थे, रास्ता के आगे भी वो लगातार चमक रहे थे, एक सीधी लाइन में, जैसे किसी ने उन्हें रास्ता दिखाने के लिए रखा हो। तब मेरी नजर वहां कमल के फूल पर पड़ी। दर्जनों कमल के फूल बारिश के पानी में तैर रहे थे। उनके पंखुड़ियां बारिश के पानी में गीली होने के बावजूद एक अजीब सी रोशनी बिखेर रही थी। ये रोशनी ना तो दिए की थी और ना ही चांदनी की। ये एक अलग ही तरह की रोशनी थी, जैसे वो फूल किसी और दुनिया के हिस्सा हों। उनका रंग भी मामूली नहीं लग रहा था, वो इतने ज्यादा चमकदार लग रहे थे जैसे उनमें कोई अनोखी शक्ति हो। मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। कुछ तो गलत था। वो दिए, वो कमल, वो गहरी खामोशी, सब कुछ एक अजीब सी बेचैनी पैदा कर रहा था। मैं वापस जाने का सोच रहा था, लेकिन ये बात समझने में देर नहीं लगी कि मैं रास्ता भूल चुका हूं। रास्ता इतना टेढ़ा और घुमावदार था कि मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैंने कहां से शुरुआत की थी और कहां पहुंच गया हूं। तभी मुझे एक औरत दिखी, पानी में घुटने तक डूबी हुई, मेरी बाईं तरफ। उसकी साड़ी बारिश के पानी से भीग चुका था। उसके लंबे बाल उसके चेहरे के आगे चिपक गए थे और उनमें से बारिश का पानी लगातार टपक रहा था। लेकिन सबसे ज्यादा खौफनाक थी उसकी आंखें। वो बेजान थी, लग रहा था वो सिर्फ मुझे ही देख रही हो। मैं कुछ देर के लिए वहीं उसे खड़े होकर देखता रहा। मैं समझने की कोशिश कर रहा था कि वो क्या थी, एक इंसान या कुछ और। मैंने खुद को समझाया कि शायद वो कोई लोकल विलेजर होगी जो इस तेज बारिश में फंस गई है, लेकिन उसका बिल्कुल शांत रहना, मदद के लिए आवाज ना लगाना मुझे नॉर्मल नहीं लगा। फिर भी मैंने हिम्मत करके चीखा, आपको मदद चाहिए? मेरी आवाज मुझे अपनी लग ही नहीं रही थी। वो इतनी दबी दबी थी जैसे वो खामोशी जो आसपास छाई थी मेरी आवाज को ही दबा रही हो। उस औरत ने कुछ नहीं कहा,
उसका चेहरा वही बेजान था, लेकिन उसने अपना सर हल्का सा झुकाया, जैसे वो मेरी बात समझने की कोशिश कर रही हो। मुझे लगा कि शायद वो कुछ बोलेगी या अपने हाथ से कोई इशारा करेगी, लेकिन तभी बिना किसी वार्निंग के उसने एक कदम आगे लिया और सीधा पानी के नीचे चली गई। मैं अपनी आंखों से जो देखा उस पर यकीन करना मुश्किल था। वो धीरे धीरे नहीं बल्कि एक ही पल में पानी में समा गई, जैसे वहां कभी कोई खड़ी ही ना हो। मैं बहुत घबरा गया। मैंने उसे बचाने के लिए पानी में छलांग लगा दिया। मुझे लगा कि शायद वो पानी में डूब गई हो और उसे मेरी मदद की जरूरत हो। लेकिन जब मैं वहां पहुंचा तो वहां कुछ भी नहीं था। ना कोई लहर, ना पानी के बुलबुले, ना उसकी कोई निशानी। पानी वैसा का वैसा शांत था, जैसे वहां कुछ हुआ ही ना हो। लेकिन मुझे पता था, मैंने उसे देखा था। जब मैं वहां से पीछे मुड़कर देखा, तब मैंने देखा पानी से कीचड़ भरे गीले निशान, जो उस जगह से निकलकर सीधा उस रास्ते पर जा रहे थे जहां से मैं आया था। वो निशान नए थे, जैसे अभी अभी बने हों। हर पांव का निशान मुझे साफ साफ दिख रहा था और वो मेरे ही फुटप्रिंट्स के साथ मिल जा रहे थे। मेरा पूरा शरीर ठंडा पड़ गया। मेरा मन कह रहा था कि मुझे वहां से तुरंत भागना चाहिए, लेकिन मेरे पैर जैसे जमीन में जम गए थे। मैं किसी भी तरह वहां से भाग निकला। बारिश, कीचड़, अंधेरा, किसी चीज की परवाह नहीं थी। सिर्फ एक ही चीज दिमाग में थी, मुझे यहां से निकलना है किसी भी हाल में। रास्ते में गिरता, संभलता और फिर भागता रहा। मेरी सांसें तेज हो रही थी और हर कदम पर लगता था जैसे मेरी टांगें और भारी होती जा रही हों। पानी मेरे जूते के अंदर भर चुका था और हर कदम के साथ लगता था जैसे पूरा पानी मुझे पीछे खींच रहा हो। जब मैं उन दिए के पास से गुजर रहा था तो वो और ज्यादा तेज चमकने लगे। वो कमल जो पहले एक शांत रोशनी बिखेर रहे थे, अब एक अजीब सी रोशनी बिखेरने लगे, जैसे उनमें कोई अनजानी ताकत हो जो मुझे उस रास्ते पर रोकना चाहती हो। हर कदम के साथ वो रोशनी और ज्यादा तेज होती जा रही थी और मुझे ऐसा लग रहा था जैसे वो मेरे आसपास का अंधेरा खा जाएंगी। आखिर जब मैं मेन रोड पर पहुंचा तो मेरे पैरों में जान तक नहीं थी। मैं वहीं गिर पड़ा। मेरा सांस फूल गया था और शरीर कांप रहा था। मैं पूरा भीग चुका था, लेकिन दिमाग में अब भी वही तस्वीर थी, वो औरत, वो दिए और वो फुटप्रिंट्स जो मुझे पीछे खींचे जा रहे थे। तभी एक लोकल फार्मर मुझे देखता है और मेरे पास आता है। उसने मुझे उठाया और संभाल कर एक छोटी सी चारपाई पर बिठा दिया। उन्होंने मुझे पानी पिलाया और पूछा, बेटा क्या हुआ है? जब मैंने उन्हें अपनी कहानी बताई तो उनका चेहरा एकदम सफेद पड़ गया। वो मेरी तरफ देखते रहे जैसे वो समझ गए हों कि मैं कहाँ था। उनकी आवाज हल्की और कांप रही थी जब उन्होंने कहा, तुमने बेवजही पर कदम रखा था। तुम खुशनसीब हो कि वापस आ गए। उस फार्मर ने मुझे बेवही यानी डूबे हुए रास्ते का राज बताया। उन्होंने कहा कि ये एक श्रापित रास्ता है जो सिर्फ बारिश के वक्त ही दिखता है। ये रास्ता एक भूल भुलैया की तरह होता है और जो इस पर कदम रखता है उसका वहां से वापस आना लगभग नामुमकिन हो जाता है। फार्मर ने बताया कि कहा जाता है कि ये रास्ता उन पानी के भूत प्रेतों का इलाका है, वो आत्माएं जो कभी बाढ़ में डूबकर इस दुनिया से चली गई थी, लेकिन उनकी आत्माएं उस जगह कैद हो गई हैं और अब वो दूसरों को अपने साथ ले जाने की कोशिश करती हैं। वो दिए और कमल उन आत्माओं के लिए गांव वाले के द्वारा दिए गए चढ़ावे होते हैं। ये चढ़ावे आत्माओं को शांत रखने के लिए दिए जाते हैं ताकि वो गांव वालों को नुकसान ना पहुंचाएं। लेकिन अगर कोई मुसाफिर उस रास्ते पर ज्यादा देर तक रुकता है या पीछे मुड़कर देखता है तो वो आत्माएं उसे अपने साथ खींच लेती हैं। फार्मर ने मुझे कहा,
तुमने पीछे नहीं देखा, इसलिए तुम बच गए। अगर तुम एक कदम भी गलत लेते तो तुम कभी वापस नहीं आ पाते। उस रात मैं लॉज में था, लेकिन मेरी हालत ऐसी थी जैसे मैंने मौत को बिल्कुल पास से देखा हो। मेरे दिल में एक अजीब सी घबराहट थी। मैं पूरी रात जागता रहा। हर छोटी सी आवाज़ मुझे डरा रही थी। मैं ये समझने की कोशिश कर रहा था कि मेरे साथ जो कुछ भी हुआ वो सच है या झूठ। अगले दिन सुबह मैं उस जगह वापस गया। फार्मर और कुछ और गांव वाले मेरे साथ थे। मैं उन्हें वही रास्ता दिखाना चाहता था, लेकिन जब हम वहां पहुंचे तो मुझे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। वहां कुछ भी नहीं था, न दिए, न कमल, न वो टेढ़े मेढ़े रास्ते। वो सब कुछ जैसे मिट्टी ने निगल लिया था। मुझे लगा शायद मैंने गलत जगह दिखाई होगी, लेकिन फार्मर ने कहा, पे वही बस एक बार दिखता है और फिर वो अपने आप को छुपा लेता है। वो रास्ता अब तक मेरे दिमाग में बसा है। आज तक मैं समझने की कोशिश करता हूं कि वो क्या था। क्या ये थकान और डर का नतीजा था या कुछ और? लेकिन हर बार जब बारिश होती है और मुझे पानी के बीच से हल्की चलने की आवाज़ सुनाई देती है, मुझे लगता है जैसे वो रास्ता अब मुझे बुला रहा है।